अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टैक्स के साथ मैं हूं अफजल यूबी। नाज़रीन, फिनांस एक्ट 2024 के कवानीन और टैक्स रेट आजकल टैक्स दहिंदगान की गुफ्तगू का मरकज़ हैं। रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, एक्सपोर्टर, प्रॉपर्टी सेक्टर से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद, जो लोग सेल टैक्स का गोशवारा जमा करवाते हैं, आजकल परेशान हैं क्योंकि वो फिनांस एक्ट 2024 को समझ नहीं पा रहे। हुकूमत की क्या हिकमत अमली होगी, पॉलिसी क्या होगी, क्या कोई नया मिनी बजट आ सकता है और कोई पॉलिसी तब्दील हो सकती है। बहुत से सवालात हैं जो आज हल तलब हैं, इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। और गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मोहम्मद आसफ राना साहब, आप एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, साबिक मेंबर हैं लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन के। हमारे टैक्स अमूर हैं, उनके साथ मौजूद हैं नईम खान साहब, आप भी एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, लीगल एडवाइज़र हैं FBR के। हमारे टैक्स अमूर हैं, उनके साथ मौजूद हैं शेख अदील फयाज साहब, आप फिनांस सेक्रेटरी हैं इंटरनेशनल लॉयर्स एसोसिएशन के और एडवोकेट हाई कोर्ट हैं। सबसे पहले मैं राना साहब आपकी तरफ आऊँगा। जो हमारा फिनांस एक्ट है 2024 पास तो हो गया, इस पर हम पहले भी बहुत सी गुफ्तगू कर चुके हैं। अगर इसको देखा जाए, टैक्स टारगेट इसके जितने भी हुकूमत ने 12,000 से ऊपर रखे हैं वो पूरे होते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर ये पूरे होते हैं तो हमारे इकॉनमी की सूरत हाल क्या होगी? रेवेन्यू कलेक्शन टारगेट जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने टारगेट दिया है FBR को कि वो टैक्स टारगेट को अचीव करेंगे और उससे टारगेट को अचीव करने से हमारी इकानमी में क्या असर आएगा। ये जो हमारा फिनांस एक्ट 2024 आया है यूबी साहब, इसमें बिजनेसमैन के लिए मुश्किलात हैं, अवाम के लिए मुश्किलात हैं। जो गवर्नमेंट है उसने अपना टारगेट तो अचीव करना है, लेकिन उससे बिजनेस डिस्टर्ब होगा, हमारी इकानमी डिस्टर्ब होगी और कलेक्शन तो मे भी हो जाए, क्योंकि इन्होंने पिछले साल 2024 वाली भी जो कर ली है, टारगेट अचीव कर लिया है, तो मे भी वो टारगेट जो है ना 2025 वाला भी कर लेंगे, क्योंकि इसमें इन्होंने जो चेंजिंग की हैं वो ज़्यादा फोकस किया है विद होल्डिंग पे। विद होल्डिंग एक तो देखें कि पहले थे इनका ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स जो है उसमें इनकम्पिटेंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव है, वो ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स को कंप्लीट नहीं कर पाए, तो उन्होंने एक तरीका ये ढूंढ लिया कि जो पहले थे कि 8 से 10 सेक्टर थे जिन पे 236 G और H था एडवांस टैक्स, कि जिस बंदे को भी सप्लाई करेंगे एट द टाइम ऑफ सप्लाई मैन्युफैक्चरर, इंपोर्टर जो है ना वो होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर से कलेक्ट करेगा 236 G 0.51% था। उसको इन्होंने कहा कि नॉन फाइलर अगर होगा तो वो 2% पे चला गया। और इसी तरह मैन्युफैक्चरर, इंपोर्टर और होलसेलर जब रिटेलर को सप्लाई करेगा तो वो 236 H था जो 0.5% था फाइलर पे, और अब इन्होंने नॉन फाइलर को इंट्रोड्यूस करवाया है, उसमें 2.5 पे ले गए हैं। देखिए कि कोई भी बिजनेसमैन जो है वो अपनी जो भी कास्ट पे करेगा, वो टैक्स जब पे करता है एज ए नॉन फाइलर तो अपनी कास्ट में ऐड कर लेगा, और इससे महंगाई बढ़ेगी। जब महंगाई बढ़ेगी तो हमारा इकोनॉमिक सिस्टम है ना वो बिल्कुल राना साहब ड्रॉप हो जाएगा, बड़ा सुधर जाएगा। बजट को हम लफ्ज़ों का हेर फेर कहते थे पहले, लेकिन इस बार टैक्स रेट में जो हेर फेर किया गया है, आप समझते हैं ये FBR के अफसरान की मैनेजमेंट ने किया है या कोई IMF की तरफ से ये रेट्स आए हैं? देखिए, मुझे जो ज़ाहिर नज़र आ रहा है कि ये जो इन्होंने जो तरीकाकार फाइलर, लेट फाइलर, नॉन फाइलर का है वो इनकम्पिटेंसी ऑफ टैक्स अथॉरिटीज़ है। टैक्स रेट तो हमारे वज़ीर आज़म साहब जो हैं उन्होंने एडमिट किया है कि हमने IMF के साथ मिलकर बनाया है। टैक्स रेट तो वो इन्हें वही कह रही हैं कि कलेक्ट करें। ये कोशिश कर रही हैं कि जो भी टैक्स रेट फाइलर, नॉन फाइलर पे बढ़ा रहे हैं ना, उसमें ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स के टैक्स नेटवर्क में लाया जाए। देखिए, इतने हार्श जो प्रोग्राम है या इतनी हार्श मैनेजमेंट नहीं होनी चाहिए कि टैक्स ब्रॉडनिंग की बजाय ना टैक्स माइनस में चला जाए, लोग बिजनेस नहीं कर पाएंगे, मुश्किल होगी। राना साहब, आपने भी इतने बजट देखे होंगे, आप भी प्रैक्टिस में 20-25 साल तो आपको भी हो गए होंगे, इतने बजट देखें। हर बजट में 1-2 सेक्टर को हुकूमत ऐसा रखती है, रिलीफ देती है ताकि वहाँ से रेवेन्यू इकट्ठा किया जा सके। कोई ना कोई सेक्टर को लाजमी रिलीफ दिया जाता है। इस बजट में भी कोई ऐसा सेक्टर आपको नज़र आया जिसमें हुकूमत ने ये कहते हैं चीज़ें के लिए या शाबाश के लिए या इनाम हासिल करने के लिए कोई सेक्टर को रखा हो जहाँ से वो समझते हो यहाँ से हम जब चाहे रेवेन्यू इकट्ठा कर सकते हैं? अभी तक तो ऐसा नहीं है। हमारे डेवलपर और कॉन्ट्रैक्टर थे, जो सोसाइटियाँ थी, उन पे भी इन्होंने टैक्सेस लगा दिए हैं, बल्कि उनकी मिनिमम इनकम फिक्स कर दी है। अभी कोई ऐसा सेक्टर बचा नहीं है जिसमें एक्सपोर्टर थे, उनसे भी इन्होंने टैक्स जो है ना उनका पहले फाइनल था उसको मिनिमम में ले आए हैं। टैक्स मेजरमेंट इन्होंने बढ़ाई हैं, टैक्स रेवेन्यू मेजरमेंट जो है ना वो बढ़ाई हैं, और मेरा नहीं ख्याल कि किसी को एग्जम्पशन पे अभी छोड़ा है।
जो पहले इनकम टैक्स एग्जम्पशन थी 153 की डिडक्शन की, वो 159 में जो बिजनेसमैन ये होता था कि पिछले साल की अगर जितना टैक्स उसने पे किया उतना उसने पे कर दिया है, तो अगले साल के वो कुछ महीनों की अपनी एग्जम्पशन ले लेता था कि मैं जिसको सप्लाई करूं वो मेरी विद होल्डिंग ना करे। इसका मतलब जो एग्जाम्पशन जिनको मिलती हैं वो एडवांस टैक्स दे चुके होते हैं। वो एडवांस टैक्स दे चुके होते हैं। अब जिनकी then एग्जाम्पशन exemption खत्म मिलती की है। गई है तो जिनका एडवांस टैक्स चला गया फिर उनके साथ क्या सलूक होगा? उनका ये होगा कि उनका एक्सेस टैक्स डिडक्ट हो जाएगा और जब वो रिटर्न फाइल करेंगे तो इनकम में वो एज ए रिफंड क्लेम करेंगे। और पाकिस्तान में रिफंड लेना इतना इजी नहीं है। उससे ये होगा कि बिज़नेस कम्युनिटी परेशान होगी। जो बिजनेसमैन का कैपिटल है वो रिफ़ंड की सूरत में रिस्टेन हो जाएगा एफबीआर के साथ। यहाँ पे तो है ही ऐसा है कि रिफ़ंड देना ऐसे समझते हैं कि बहुत बुरी चीज़ है। रिफ़ंड तो देना इजी नहीं है। या तो जैसे कलेक्शन करते हैं ना उसी तरह ऑटो ही रिफ़ंड जो है ना वापस करें लोगों को ना, जो टैक्स पेयर का कानूनी हक है। कानूनी हक है। कानून में बताया हुआ है कि रिफंड वापस करेगा एफबीआर, लेकिन करता कोई भी नहीं है। हम लेने चले जाएं तो रिफंड लेने जाता है जब टैक्स पेयर, तो उसके इजी रिफंड देने की बजाय उसके ऑडिट वगैरह ओपन हो जाते हैं, उसको नोटिस आना शुरू हो जाते हैं। तो ये बिजनेस कैपिटल रिस्टेन हो जाएगा, इससे बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। रिफंड लेने के या बहुत बड़ी अप्रोच होनी चाहिए या फीसद बढ़ने चाहिए, फिर तो रिफंड मिल जाता है। नीम खान साहब, मौजूदा जो फिनांस एक्ट 2024, आप क्योंकि लीगल एडवाइजर एफबीआर के रहे हैं, आप क्या समझते हैं जितने भी कवानीन इस दफ़ा उसमें या तब्दील की गई हैं, टैक्स रेट बढ़ाए गए हैं, एफबीआर के अफसरान को जो इख्तियार दिए गए हैं, किस तरह देखते हैं इनको सबको? नीम खान साहब, वैसे फाइलर की और नॉन फाइलर की डेफिनेशन एक दफ़ा हम नाजरीन को समझा दें है क्या है? जो गोशवारा एक दफ़ा जमा करवा चुका है वो नॉन फाइलर के कैटेगरी में आ जाता है, और जो जिसने आज तक ज़िंदगी में जमा नहीं करवाया वो किस कैटेगरी में आता है? चाहे उसने गाड़ी खरीदी उसकी वजह से एंटीन लिया, या उसने कोई प्रॉपर्टी खरीदी या उसकी वजह से एंटीन लिया। यानी कि एक दफ़ा नेट में आके जो नेट से निकलता है उसको हम नॉन फाइलर कहते हैं। लेकिन उसका दूसरा अगर उसकी दोबारा सिमत दूसरी सिमत को देखा जाए, एफबीआर तो चाहता है डबल टैक्सेशन हो जाए, डबल पैसा आ जाए।
यानी कि 3 मरले 5 मरले वालों को छूट मिलनी चाहिए थी। सेवन ई में किया था, एक घर पे एक ऑफिस पे गाड़ी पे छोड़ दिया था। तीसरा कॉन्सेप्ट अब मुतारफ़ करवाया गया है लेट फाइलर का। अगर बंदा एक टेस्ट नेट में आना चाहता है तो उसके लिए इतनी शराइत क्यों रखी गई है? जो बंदा आज उसको वो चाहता है मैं टेस्ट नेट में आऊँ, वो चाहे जब भी उसका जी चाहता है उसके ऊपर लेट फाइलिंग का वो चार्ज लग जाएगा पूरा साल। वो सिर्फ नॉन फाइलर जो आएगा उसको लेट फाइलर माना जाएगा या नया बंदा भी जो आएगा उसको भी? लेकिन जिस हमारे गोशवारे में पेचीदगी आ जाती है, सुकूम आ जाते हैं, बार बार तब्दील करना पड़ता है। पिछले साल जैसे हुआ, गोशवारा सही होते होते सितंबर आ गया था। उसको जो नया अगर टैक्स पेयर पहली दफ़ा एंटीएन ले रहा है वो भी लेट फाइलर के में चला जाएगा। एटीएल में आना चाहिए उसको। नीम साहब, मैं दोबारा आपकी तरफ आऊँगा। अदील साहब, मैं आपकी तरफ ब्रेक का कहा जा रहा है। ब्रेक से पहले आप इस फिनांस एक्ट के कवानीन को और टैक्स रेट को और जो वेल्थ स्टेटमेंट का फॉरेन एसेट्स के लिए बनाया गया, इन सबको किस तरह देख रहे हैं? आपकी नज़र में क्या इकॉनमी में बेहतरी आने वाली इस फिनांस एक्ट के बाद कि ये मज़ीद टैक्स पेयर की मुश्किलात पैदा होंगी? लेकिन ब्रेक से बाद नाज़रीन, छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जी शेख अदील साहब। सर, मैं इस फिनांस एक्ट को मैं जो अपनी नज़र से देखता हूँ ना, तो ये फिनांस एक्ट अगर देखा जाए तो इसमें टैक्स मेजर बहुत अच्छे लिए गए हैं। ये पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के रेवेन्यू के लिए बहुत अच्छा बजट है। स्टेप अच्छे हैं। देखें, उसकी रीज़न ये है कि अगर हम टैक्स नेट यानी कि जो हमारा टैक्स मेजर्स हैं उनको नहीं बढ़ाएंगे, हमारे इकॉनमी में इतनी एबिलिटी है कि हम इससे भी ज़्यादा टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ प्रॉब्लम ये है टैक्स नेट को यानी कि जो टैक्स मेजर्स लिए गए हैं उनको पूरा तो कर लिया जाता है, लेकिन सबसे बड़ा मसला ये हमारा ये है कि हम उन टैक्स को जो हमारा टैक्स का पैसा आता है इस मेजर्स आफ्टर द मेजर्स ऑफ दैट टैक्स, तो उनको लगाने का जो वे है हमारा वो ठीक नहीं है। आप समझते हैं ये इतना फिनांस एक्ट 2024 है, ये सरमायाकारों के लिए, इन्वेस्टर के लिए बेहतरीन है? देखें सर, इन्वेस्टर के लिए तो ये बेहतरीन नहीं हो सकता, क्योंकि देखें जब टैक्स को बढ़ाया जाता है या टैक्स बेस को बढ़ाया जाता है तो वो
हमेशा बिजनेसमैन या कोई भी आम बंदा तो उसके लिए तो इतना फ़ायदेमंद नहीं होता। मैं इस वक्त मुल्क की बात कर रहा हूँ। अगर हमें हमारे मुल्क देखें, हमारा ट्रिलियंस में कर्ज़ा है, ठीक है, और हम उस कर्ज़े को चुकाने के लिए भी हम कर्ज़ा ले रहे हैं। सर अगर हम यानी कि टैक्स बेस को अपनी को नहीं, टैक्स बेस को तो हम बढ़ा ही नहीं पा रहे। इस बजट में तो सिर्फ हमने रेट ऑफ टैक्स को बढ़ाया गया है, हमारे कोई नए टैक्स नहीं लगाए गए हमें। नंबर ऑफ टैक्स बेस नहीं बढ़ेगा सर। नंबर ऑफ टैक्स तो हम काफ़ी अर्से से आपके पिछले कितने प्रोग्रामों में ये बात कर चुके हैं कि हमें टैक्स बेस को बढ़ाना चाहिए, लेकिन हम इसमें नाकाम हैं। हम क्या कर रहे हैं, हमने जब हमसे ये नहीं हो पाया कि हम टैक्स बेस को बढ़ाएं, हमने क्या किया कि इस दफ़ा हमने टैक्स रेट को बढ़ा दिया, क्योंकि हमें बेसिकली तो रेवेन्यू चाहिए, और जो हमारे इस टाइम मुल्क पे कर्ज़े हैं उनको उनके सिर्फ सूद को पूरा करने के लिए हमें ट्रिलियन रुपीस चाहिए। 9,415 अरब रुपए का हमने जो टैक्स टारगेट इस दफ़ा पूरा किया है, उससे ज़्यादा सूद की अदायगी है 9,775 अरब रुपए की। सर आप खुद ही देख लें कि अब हमने, और फिर हम देखें, मैं आपके कई प्रोग्राम में कह चुका हूँ कि जब तक हम ब्यूरोक्रेसी की अयाशियाँ ख़त्म नहीं करेंगे, हम बजट जितना मर्जी बढ़ा लें, जितने मर्जी टैक्स लगा लें। शेख अदील साहब, आपकी ILA ने, इंटरनेशनल लॉयर्स एसोसिएशन ने आपकी दुबई आप गए, आपने उनके जो लीगल के कानून के बंदे थे उनकी एम्बेसी से आप मिले, उन कर्ता धर्ताओं से मिले, आपने जिस तरह उन्होंने फनकार को, दूसरों को गोल्डन वीज़ा दिया हुआ था, आपने कहा वकला को भी दें ताकि वो एशिया के जो हमारे कारोबारी बंदे हैं उनके लिए यहाँ वो सर्विस मुहैया कर सकें। आपने गोल्डन वीज़े का इजरा करवाया, वो अपने वकला के लिए। तो हमारे मुल्क की सतह पर भी हमने टैक्स पेयर को प्रमोट करने के लिए, टैक्स कल्चर को प्रमोट करने के लिए कोई ऐसा स्टेप लिया है? सर देखें, सबसे बड़ी बात यह है कि बारहा हमारे जितने भी मेंबर, सदर वगैरह है, या जो भी हमारे आपके प्रोग्राम में आते रहते हैं, और आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से भी हमने कितनी बार यही बात की है कि बेसिकली हमारे मुल्क में सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हमारे मुल्क में टैक्स एजुकेशन नहीं है। हम आज भी जो NTN बनाते हैं वो सिर्फ ये है कि जी गाड़ी लेनी है हमने, या हमने कोई लोन लेना है, या हमने दूसरी कोई चीज़ लेनी। हमारे रिटेलर की तालीम नहीं है, वो अनपढ़ है, अनपढ़ से बस टैक्स लिया जा सकता है। जब तक हम इसकी एजुकेशन हम प्रोवाइड नहीं करेंगे लोगों को कि फाइलर के ये फ़ायदे हैं और नॉन फाइलर के ये नुकसानात हैं, तो आप टैक्स में आएँ। और ये अच्छा, आपकी नज़र में कौन से स्टेप ऐसे हैं जो टैक्स बेस को बढ़ाने में मुआवन होंगे? सर देखिए, सबसे पहले जो हमारा मीडिया है उसको किरदार अदा करना चाहिए। जो ये अब ये इन्होंने अभी पिछले दिनों स्टेप लिए थे। मीडिया किरदार है, ताजर 2 स्कीम आपकी आई, हज़ारों अरब रुपए उसके ऊपर आपने इश्तिहारबाजी पे लगा दिए, तो मुझे बताएं कितने लोगों को रजिस्टर किया? सर उसकी वजह ये है ना, आप उसकी, अब मैं क्या कहूँ, हकीकत तो यही है ना। देखो ना, हम इतना पैसा उस पर एडवर्टीजमेंट पर लगा देते हैं, उसका बेनिफिट क्या हुआ? या तो उसमें जो खामियां थी, नुकाइश थे, उनको दूर किया जाता, स्टेक होल्डर को साथ बिठाया जाता ताकि वो लोगों को रजिस्टर किया जा सके। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अभी तक रेट ही तय नहीं हुआ कि किस रेट पे जाके टैक्स रिटेलर को हमने लगाना है। कभी वो बताया जाता है कि ये जितनी वैल्यू होगी, मार्केट वैल्यू होगी दुकान की या शॉप की, उसका 10% दे दें। तो बात ये, मुल्की सरमायाकार को छोड़ें, गैर मुल्की सरमायाकार को पाकिस्तान में लाने के लिए हमारे टैक्स के कवानीन हम समझते हैं मौजू हैं। सर नहीं, देखें, ये मसला यही है ना कि हम, अब आप पूरी दुनिया में आपने अगर दुबई की बात कर रहे हैं तो ठीक है, उसमें अभी अब जाके उन्होंने कारपोरेट के लिए 9% किया है। और नहीं सर, यानी कि ओनरशिप जो है, पहले आप दुबई चले जाएं या अरब कंट्री में जहाँ भी चले जाए, तो पहले आपको कफ़ील करना पड़ता था कि उनका लोकल बंदा साथ मिलाना पड़ता था, और उसको चाहे वो बिज़नेस करे ना करे आपके साथ, लेकिन उसको आपको पे करना पड़ता था, फैसिलिटेट ऑफ दी लोकल पर्सन। ठीक है, अब जाके कुछ में अब उन्होंने सहूलत दी है कि आप 100% ओनरशिप पे कर सकते हैं, लेकिन आप भी कहीं बहुत से ऐसी चीज़ें जिसमें लोकल को मिलाना लाजमी होता है। कारोबार करने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है, और अगर किसी का लाइसेंस कैंसिल हो जाए तो वो दोबारा उस मुल्क में कारोबार नहीं कर सकता। हमारा तो अलमिया ये है, हमारे 10-10, 20-20 साल से लोग कारोबार कर रहे हैं, उनको आज तक ये भी नहीं पता हमने गोशवारा देना है। तो अगर उसको महकमा ना पकड़ सके तो उनका क्या गुनाह उसमें? सर बात यह है, देखें, हमारे पास जो फोर्स ऑफ दी डिपार्टमेंट के पास आप मैक्सिमम 4,000 से 5,000 लोग हैं पूरे पाकिस्तान में मुलाजिम, जो इसको इम्प्लीमेंटेशन कराने के लिए रखे गए हैं। अब मुझे बताएं, 26 करोड़ की आबादी है आपकी, ठीक है, लगभग, तो उसमें ये अमला अगर इम्प्लीमेंटेशन के लिए रखा गया है तो इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी? अगर एक ऑडिटर है उसके पास 500-500 केस पड़ा हुआ है इस टाइम ऑडिट में। टैक्स पेयर का तो गुनाह नहीं है,
वो जो टैक्स नेट में नहीं उनका तो गुनाह नहीं है, ये तो महकमे का अपनी कमज़ोरियाँ है ना, ये टैक्स पेयर की कमज़ोरी नहीं है। हमें ऑटोमेशन पे जाना चाहिए। जो ऑटोमेशन ये है कि आपके पास सारा रिकॉर्ड अवेलेबल है। इसके लिए लिटरेसी रेट अच्छा होना चाहिए। ऑटोमेशन के जाने के लिए POS बनाया था हुकूमत ने, पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम, वो इसीलिए था चलो सबको रजिस्टर कर लें, उसमें सब ले आए। सर मैं आपको एक अर्ज़ कर दूं, बात यह है कि हम क्यों छोटे बंदे को पकड़ने की कोशिश करते हैं। हमारे पास ऐसे ऐसे डेटे FBR के पास मौजूद हैं जो जिनकी करोड़ों रुपए की ट्रैवलिंग है सर, उनके पास डेटा है, तो वो गोशवारे जमा नहीं कराते, उनको नोटिस किया जाता है और बस। शेख अदील साहब, आपने दिल की बात कही है अपनी। नईम खान साहब, चलो ये तो कानून है, कानून पर अमल दरामद कितना होता है ये हम सभी जानते हैं। असल में गेम अब ये है, फिनांस एक्ट के बाद जो आजकल ताजिर बरादरी, सनतकार है, बिजनेसमैन है, रिटेलर है, एक्सपोर्टर है, सब इसी बहस में अब हमने प्लानिंग किस तरह करनी है, हमने चलना किस तरह है, इस कानून को लेते हुए, फिनांस एक्ट को देखते हुए अपने गोशवारे किस तरह जमा करवाने हैं। आप क्या समझते हैं, गोशवारे जमा करवाने के लिए इनकम टैक्स का हो या सेल टैक्स का, उनको अब क्या करना चाहिए, प्लानिंग क्या करनी चाहिए? अगर लेट करवाते हैं इनकम टैक्स का, लेट फाइलर में चले जाएंगे, दूसरे थर्ड वो लेट फाइलर भी आ गया, नॉन फाइलर भी आ गया, इसी सूरत में क्या करना चाहिए? ये सब देखें, जो डॉक्यूमेंटेशन है ये तो इसका पहला स्टेप ही आपकी इनवाइस है जिससे आप सेल या परचेज़ करेंगे, पहला डॉक्यूमेंट वो है। इन्होंने अभी अमेंडमेंट किया सेक्शन 23 में कि हम इसकी डिजिटल इनवाइसिंग की तरफ जा रहे हैं। अगर उसको देखा जाए बुकलेट की शेप में तो बहुत अच्छा लगता है, बड़ा चार्मिंग सेक्शन है। लेकिन जो पहले आपने बात की कि क्या हर बंदे के पास ये एक्सेस है कि वो लॉगिन होकर इस इनवाइस को फ़ौरन जनरेट कर दे जैसे उसकी कंसाइनमेंट जाए? नहीं कर सकता। नहीं है। नहीं है। बात ये है यूबी साहब, अगर आप चाहते हैं कि वो तो FBR के अफसर खुद भी नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। मैं नंबर ऑफ़ ऑफिसर से मिला, वो कहते हैं मेरी टैक्स रिटर्न फलां बंदा फाइल करता है, मैं नहीं कर सकता। इट मीन कि ईजी जॉब नहीं है। वो एक पहला डॉक्यूमेंट जिसको आपने प्रिपेयर करना था और आपने उसके रेलेवेंट प्रोविजन में अमेंडमेंट कर दी, ये सोचे बगैर कि भाई अगर एक बंदा डिजिटल इनवाइस इशू करने की उसमें एबिलिटी नहीं है तो सिस्टम कैसे चलाएंगे? अयूब साहब, होता ये है कि आप कौम को कम से कम 1 साल पहले मेंटली प्रिपेयर करते हैं। से ये बजट आया, अब 350 SRO आया था, उसके सेल टैक्स से गोशवारा, अब लोग सरापा एहतजाज हैं उस पर। स्टिल अभी तक लोगों की रिटर्न्स फाइल नहीं हो रही, अभी तक रिटर्न्स फाइल नहीं हो रही। इट मीन्स कि आपने जो अमेंडमेंट्स की उससे टैक्स कलेक्शन तो आपने शायद कर ली हो, लेकिन आपने बिजनेस कम्युनिटी में एक फ्रस्ट्रेशन पैदा की है। वो लोग जिन्होंने टैक्स पे करना है उनको पीस ऑफ माइंड देना चाहिए। अब आपने जो अभी बात की, मैंने इनवाइस की, पहला डॉक्यूमेंट है जिसकी आपने जनरेशन इशुएंस के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क रेस कर दिया, तो क्या आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? नहीं हो सकेगी। आप ये स्कीम लॉन्च कामयाब नहीं हो सकेगी। होना ये चाहिए था कि इस बार ये एक कंपेन लॉन्च करते थ्रू आपके चैम्बर्स, थ्रू बार्स, कि भाई फ्यूचर में हम ये करने जा रहे हैं। आप इसके ऊपर सेमिनार्स करते, बिजनेस कम्युनिटी को मोटिवेट करते, उनको थ्रू मीडिया, थ्रू न्यूज़पेपर, थ्रू चैम्बर्स, थ्रू बार्स, आप ये उनको बताते कि भाई हम ये करने जा रहे हैं। उनके अंदर एक अट्रैक्शन पैदा करते कि भाई अगर आप ये करेंगे तो हम आपको टैक्स रेट्स में ये आपको क्रेडिट्स देंगे। लोगों के अंदर एक अवेयरनेस पैदा होती है जिससे आप इसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं। आपने कुछ नहीं किया, अचानक से ख्याल आया कि भाई हमने ये करना और टैक्स कलेक्शन हो जानी है। टैक्स कलेक्शन आप किस लिए करते हैं यूबी साहब? इसलिए करते हैं कि मैंने अपनी पब्लिक को रिलीफ देना है, ना कि आपने उनको ज़हनी तौर पे परेशान करना है। आपने टैक्स कलेक्ट कर लिया, क्या उस टैक्स कलेक्शन से एक पर्पज़ क्या है अयूब साहब? अगर मैं अपने कोई इनकम अर्न कर रहा हूँ तो उसका पर्पज़ क्या है? पीस ऑफ माइंड, अपनी फैमिली के लिए बेहतर करना, उनको अच्छी लाइफ देना, ये मेरा मकसद है। इस तरह स्टेट भी लाइक फादर, लाइक मदर, रियासत माँ होती है जो उन्हें आपसे टैक्स कलेक्ट करके आपको पीस ऑफ माइंड देना है। तो क्या आपने छोटी दी अपनी कौम को कि हम ये करके पीस ऑफ माइंड देंगे? पीस ऑफ माइंड नहीं मिल रहा उनको। टैक्स कलेक्शन एक इशू है, लेकिन उसका पर्पज़ ये है कि आपने कौम को पीस ऑफ माइंड देना है, उनके अंदर एक अवेयरनेस पैदा करनी है, उनके अंदर एक जज्बा पैदा करना है कि मैंने ये टैक्स पे करना है, और उसमें आपने आसानी पैदा करनी है। अब आप देखें, इनवाइस की बात कर ली, आपने कहा जी मैंने डिजिटल इनवाइसिंग करवानी है आपसे, और उसके साथ ही आपने सप्लाई की डेफिनेशन चेंज कर दी। सप्लाई की डेफिनेशन आप बंदे से पूछें कि यार आप जो सेल्स करें उसकी क्या डेफिनेशन हो, कहेगा जनाब आप मुझसे ये मेरी प्रोडक्ट्स को बाय करें, मुझे पेमेंट कर दें या क्रेडिट पे ले जाएं, तो ये मैं सप्लाई, इसको सप्लाई की डेफिनेशन आम ले मैंने ये समझता है।
इन्होंने इसको पहले भी चेंज किया था, फिर रिस्पांस दे के उसको ख़त्म किया, अब दोबारा इंट्रोड्यूस करवा दिया। बैलेंस शीट भी दें। बैलेंस शीट इन्होंने कहा कि भाई अगर आप किसी अपने कस्टमर से एडवांस पेमेंट रिसीव कर लें या उस बंदे को अपनी प्रोडक्ट पहले सप्लाई कर दें, जो भी पहले होगा, विच एवर इज़ अर्लियर, हम उसको सप्लाई मानेंगे। अब अल्लाह के बंदो, सप्लाई की एक डेफिनेशन है। सप्लाई का मतलब ये होता है, सेल्स टैक्स में बात कर रहा हूँ, कि जब भी आप कोई सप्लाई करेंगे तो आपने FBR के बिहाफ पे उस बंदे से टैक्स कलेक्ट करना है। मेरे पास तो अभी उसकी एडवांस पेमेंट आई है, अब मैं उस एडवांस पेमेंट पे गवर्नमेंट के बिहाफ पे कैसे टैक्स कलेक्ट कर लूँ? से आप मेरे पास आते हैं, मैं एक बिजनेसमैन हूँ कि मुझे ये मेरे एडवांस पेमेंट लें और मुझे आपने ये सप्लाईज करनी है। मैं कहता हूँ ये भी साहब, ये तो आपने मुझे 100 रुपये दे दिया, अब 18 रुपये और भी दें, साथ जो एडवांस टैक्स है अगर आप फाइल ले रहे हैं तो 0.5% वो भी मुझे दे के जाएँ, मैंने वो गवर्नमेंट को जमा करवाना है। आप कहेंगे सर एडवांस पेमेंट दी है, हो सकता है आपकी सप्लाईज मुझे ना मिल सकें, कोई प्रॉब्लम्स आ जाएं। अच्छा जी, अब इन्होंने आपको पाबंद कर दिया कि आपने जैसे पेमेंट रिसीव करेंगे उसको हम सप्लाई मानेंगे। अब जब अगर सप्लाई मानेंगे तो क्या सेक्शन 7 इन्वोक हो जाएगा? अगर सेक्शन 7 है तो फिर उनका इनपुट आउटपुट को आप कैसे लेके जाएंगे? जैसे बिल्डर की और डेवलपर की उनके पैसा होगा लोगों का, उसको उन्होंने आमदन बना दिया, उस पर वो टैक्स दें। तो ये सर मैं कहता हूँ, देखिए आप, बात ये है कि आपने वो अमल करना है, वो अमेंडमेंट्स लेके आनी है जिसमें आप अपनी कौम को अपने साथ लेके चलें। नहीं खान साहब, टाइम निकल जाएगा। इस फिनांस एक्ट में सबसे ज़्यादा निशाना अब सेल टैक्स वाले बनेंगे या इनकम टैक्स वाले बनेंगे? तो सर मैं समझता हूँ कि अगर आप देख, बेसिकली इन्होंने मर्ज कर दिया, दोनों को मर्ज कर दिया। मीन कि जब आप सेल टैक्स की सप्लाईज करेंगे तो साथ एडवांस टैक्स भी लेंगे। अब देखें ये वैसे एडवांस टैक्स का कंसेप्ट क्या हो सकता है, मुझे बताएं ना, क्या एडवांस टैक्स का कंसेप्ट है? कि भाई एक बंदे को, एक बंदे आपने उसको सेल टैक्स में विद होल्डिंग एजेंट अपॉइंट कर दिया, उसने सेल टैक्स नंबर ले लिया। अब आपने उसे कहा कि भाई आप सेल टैक्स भी चार्ज करेंगे, मेरे बिहाफ पे आप इनसे एडवांस टैक्स भी चार्ज करेंगे, और उस बंदे से कह दिया कि जब आप इस बंदे को पेमेंट करेंगे तो फिर आप भी इसका एडवांस टैक्स चार्ज करेंगे। इसका मेरे को मेरी बात समझ आ रही कि भाई जब मैंने किसी एक बिजनेसमैन ने किसी बंदे को सप्लाईज की तो उसने सेल्स टैक्स चार्ज कर लिया, फिर उस बंदे ने इनकम टैक्स का जो 236H और G है उसके तहत एडवांस टैक्स भी चार्ज कर लिया। अब ये जो सप्लायर है उसने ये सारा अमल किया। 236G और H इस दफ़ा ये सबसे ज़्यादा खेले जाएंगे। अच्छा, इसमें देखिए ना आप टैक्स की प्लानिंग कैसे करें। अब जिस बंदे ने वो प्रोडक्ट्स बाय की हैं तो वो पेमेंट करेगा, जब वो पेमेंट करेगा तो फिर इस बंदे का वो टैक्स डिडक्ट करेगा कि भैया आप करना क्या चाह रहे हैं, आप किस तरफ जा रहे हैं। आप जो सेलर है पहले उसको इस काम पे लगा दिया कि भाई आप सेल टैक्स भी चार्ज करें और साथ इनकम टैक्स भी चार्ज करें, उसको इनकम टैक्स का नाम दे लें। जो बंदा पेमेंट करेगा उससे कहा कि तुम भी टैक्स चार्ज करो। भैया आप इसको एक सिंपल पॉइंट पे लेके आएँ, उनको रिकॉन्साइल करें। नेट शेल मुझे क्या टैक्स चाहिए, आपने क्या डॉक्यूमेंटेशन को कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर दिया यूसुफ? इसके साथ डॉक्यूमेंटेशन को कॉम्प्लिकेटेड तो किया, आपने ऑफिसर्स को अनलिमिटेड पावर्स दे दी। 15 साल के टैक्स के नोटिस करके वो मंगवा सकता सारा कुछ। अजीब साहब, टाइम लिमिटेशन आपने कहा जी 5 इयर्स तक हम आपका ऑडिट करेंगे, 6 साल तक आपने रिकॉर्ड रिटेन करना है। चलें जी, मान लेते हैं, अच्छी ये रजीम है, अच्छी मैनेजमेंट है। साथ टैक्स फ्रॉड की जो डेफिनेशन इंट्रोड्यूस करवाई इन्होंने, उसको सब्स्टिट्यूट किया। अब सारा जो टैक्स पेयर है वो सारे साल ही खौफ में रहेगा। उसमें आप उसको पढ़े ना ज़रा, वो इरेशनल डेफिनेशन है। अब उसमें आपने ऑफिसर को पावर दी कि भाई अगर आपको बंदा रिटर्न फाइल नहीं करेगा, वो 5 साल से निकल चुका है बंदा, वो अब उसके ख्वाबो ख्याल में नहीं है, 15 साल का पिछला रिकॉर्ड और 15 साल पीछे का नोटिस करके उसको बुला लिया आज। उसके साथ क्या आपने कोई ऐसी प्रोविजन ऐड की कि अगर किसी ऑफिसर ने इलीगल एक्ट किया और फ्रॉड का एलिगेशन लगा के किसी टैक्स पेयर को बुलाया? होना तो ये चाहिए था, अगर आप इख्तियारात देते हैं उनका चेक एंड बैलेंस भी होना चाहिए। सब देखें, रूटीन में होता है कि अगर कोई बंदा किसी के अगेंस्ट कोई इलीगल या गलत फ्रीविलेस FIR रजिस्टर करवा देता है और कल को साबित हो जाए कि इसने गलत ये लीगल प्रोसीडिंग इनिशिएट की है, उसके खिलाफ है और वो डैमेजेस क्लेम करेगा। यहाँ पे अगर एक ऑफिसर ने किसी बंदे को 14वें साल जाके टैक्स फ्रॉड की नोटिस डाल दिया और बाद में साबित हुआ कि यार ये नोटिस ठीक नहीं था, उस ऑफिसर के ऊपर क्या चेक एंड बैलेंस है? कोई लगाया? अगर ऐसा नहीं होगा तो सर जो पावर विदाउट चेक एंड बैलेंस होगी वो डिस्ट्रक्टिव पावर होगी, वो तबाही फैलाएगी। इसलिए अगर देखें, मैंने पहले कहा कि टैक्स की कैलकुलेशन मैनेजमेंट आपने बिल्कुल, अब फिर टैक्स जो सेल टैक्स में रजिस्टर्ड है लोग, उनको अब कॉन्शियस होना चाहिए। और जो मेरे इलाम में है 2 लाख भी लोग रजिस्टर्ड नहीं है, तो इस
टैक्स फ्रॉड की डेफिनेशन के बाद आप समझते हैं वाकई टैक्स बेसिस में लोग बढ़ेगा या लोग टैक्स नेट में आएंगे? बहुत जल्दबाजी की है। इस साल इन्होंने जो कहा था कि भाई हमने फाइलर नॉन फाइलर के ऊपर टैक्स रेट का जो गैप इन्होंने किया, रेट्स बढ़ा दी। इस साल मैं समझता हूँ इनको एक एक्शन लेना चाहिए था, उसका रिस्पांस देखना चाहिए था। देखें कौन सा बंदा है जो 4% फर्दर टैक्स पे करेगा, जो 2.5% एडवांस टैक्स पे करेगा 236 का नहीं पे करेगा, उसकी कॉस्ट नहीं मैनेज कर सकेगा अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट। इसका मतलब यह है कि इस साल में ये चाहिए था कि कौम को, टैक्स पेयर को इस तरफ देखते, उनका रिस्पांस देखते। नहीं चलो IMF को प्रेशर भी था, नईम साहब, लोग उनको IMF का प्रोग्राम भी चाहिए था, लेकिन अब मामला तो ये है जो कुछ हो चुका पीछे वो तो हो गया। याद माजी अजाब है यार, अब छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। लेकिन आइंदा के लिए तो बंदा अपने मुल्क के, कौम के मुस्तकबिल के लिए तो बेहतर स्टेप उठा सकता है। ये दोनों जो फिनांस एक्ट में इनकम टैक्स के, सेल टैक्स के, आप समझते हैं जो स्टेप हैं बाद नज़र में, आपकी नज़र में ये लिटिगेशन की तरफ ज़्यादा जाएंगे या कोई बेहतरी की तरफ हम जाएंगे? अजीब साहब, जो इन्होंने देखें जिस जगह पे आप विदाउट अवेयरनेस, विदाउट प्लानिंग को डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, वो कितनी बेहतर क्यों ना हो, कितनी बेहतर क्यों ना हो, वो आपके नज़र में वो नहीं है। हम जो टारगेट है उसको हम अचीव नहीं कर सकते। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि इसका नेट शेयर रिजल्ट क्या है इस अमेंडमेंट्स का, तो मैं कहूँगा कि इसमें विदाउट अवेयरनेस ये डिस्ट्रिक्टिव है, और ऑफिसर्स को फ्री हैंड देना, उनको बेपनाह इजाफा करना और उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस ना रखना, उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस ना लगाना, ये भी टैक्स पेयर के बहुत ही हकूक़ के खिलाफ है। क्योंकि जो अपनी कमाई से, बगैर सूद के, बगैर शराइत के, अपनी कमाई से, जायज़ कमाई से वो टैक्स अदा करता है, उसके भी कुछ हकूक़ होने चाहिए। उसके लिए भी कोई रास्ता ऐसा छोड़ना चाहिए जहाँ वो अपनी दिल की आवाज़ उठा सके, अपनी बात कर सके। आपके कॉन्स्टिट्यूशन के पहले 25 आर्टिकल्स वो फंडामेंटल राइट्स हैं। आपका आर्टिकल स्टार्ट यहाँ से होता है। फिर ऐसे शिकल आने जो कानून का खुद मुतसादम हो, तो फिर हम अपना आप खुद ही उसको सही दुरुस्त नहीं करना चाहते। टाइम ऑफ जो लिमिटेशन है आप जो बता रहे हैं, उसको आप सप्लाई ऑफ डिमांड है उसको आप इस तरह करें, तो फिर ये क्या है, फिर उसका मुतसादम नहीं है। जब भी आप कॉन्स्टिट्यूशन, आपका एक सुप्रीम लॉ है ना, जब भी आप उसको फ्रेम करते हैं तो उसमें दो चीज़ों को डिफाइन, बैलेंस किया जाता है। आपने अपनी कौम को पूरे राइट्स देने, उनकी प्रोटेक्शन की गारंटी देनी है, और कौम ने उसके बदले में अपने मुल्क की वेलफेयर में हिस्सा डालना है। और जो लोग उसको मैनेज करेंगे, जो कि गवर्नमेंट बनेगी, वो ईमानदारी से उन लोगों के टैक्स को खर्च करेगी। मैं दोबारा नईम साहब आपकी तरफ आऊँगा, आपसे पूछना चाहूँगा टैक्स बंदा क्यों देता है, हुकूमत टैक्स क्यों लेती है, टैक्स का पैसा कहाँ खर्च होना चाहिए, और टैक्स का जो दायरे कार है वो क्या है, ये क्यों लगाया जाता है, इस पर बात गुफ्तगू होगी। लेकिन ब्रेक से पहले राना साहब आपकी तरफ एक सवाल छोड़ रहा हूँ। फिनांस एक्ट 2024 जो है ये हमारी इकॉनमी के लिए, हमारे मुल्क के लिए कितना बेहतरीन साबित होगा। स्टेप भी जो भी लिए गए हैं, सेल टैक्स में लिए गए हैं या इनकम टैक्स में लिए गए हैं, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए कितना मौजू है। लेकिन ब्रेक से बाद नाज़रीन छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जी राना साहब, फिनांस एक्ट बना 2024, उसमें जो है ना बिजनेसमैन को इक्वलेंट टू हरासमेंट जो सेक्शन है वो काफ़ी ऐड किए गए हैं, जैसा कि टैक्स फ्रॉड की। हालांकि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए हिकमत अमली अपनानी चाहिए थी हुकूमत को। बिल्कुल, देखिए ना, आप किसी भी देख लें, हमारी किसी टोबैको कंपनी को देख लें कि वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर को अट्रैक्टिव जी स्कीम्स देते हैं कि आप इस टारगेट को अचीव करेंगे तो हम आपको ये स्कीम देंगे कि आप अपने बच्चों के साथ SIFC जो हुकूमत ने बनाई है और हमारे एस्टेब्लिशमेंट ने SIFC जो बनाई है वो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए बनाई थी, इन्वेस्टर को लाने के लिए बनाई थी, मुल्की गैर मुल्की सरमायादारों को एतमाद में लेने के लिए बनाई थी। तो आप समझते हैं ये वाकई ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की पॉलिसी है इस फिनांस एक्ट में? नहीं, देखिए इस फिनांस एक्ट में तो कोई ईज़ डूइंग बिजनेस नज़र नहीं आ रहा। अगर आपने किसी बिज़नेस जो है ना फिनांस एक्ट में या बिज़नेस को ईज़ करना है तो आप अट्रैक्टिव स्कीम्स देंगे। टैक्स फ्रॉड की डेफिनेशन को इतना ज़्यादा एक्सपेंड कर दिया गया है कि समझ लें कि एक बंदा जब आ जाए तो वो हैंड्स अप कर लें, आपने इधर उधर देखा तो आपको गोली मार देंगे। आटा भी गूंदना है तो हिलना भी नहीं है। यहाँ पे वो पोजीशन आ गई है, बिजनेसमैन को हरासा किया जा रहा है। अगर आपने ईज़ बिज़नेस या इकानमी को डेवलप करना है तो आप बिजनेसमैन को अट्रैक्टिव स्कीम दें, उनके साथ लीनियट व्यू रखें, उनको रिलीफ दें, उनको रिलैक्स करें कि वो इजी बिज़नेस की तरफ जाएं।
अगर हम हर चीज़ को इतना जो है ना हार्ड कर देंगे या इतना मुश्किल कर देंगे तो बिज़नेस करना मुश्किल हो जाएगा। अगर आपने अपनी इकानमी को ठीक करना है, ये जो हमारा एक्ट आया है इसमें कलेक्शन तो होगी टैक्स की, लेकिन बिज़नेस नशोनमा नहीं होगी, बिज़नेस जो है ना वो प्रमोट नहीं होगा, बिजनेस एक्टिविटी ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। आप ना ही फाइलर को नॉन फाइलर को फाइलर में ले आएंगे, मुश्किल हो जाएगा। अगर आपने नॉन फाइलर को फाइलर में लेके आना है तो उसके लिए आप अट्रैक्टिव स्कीम दें, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ बनाएं, बिज़नेस को इजी करें। जो टैक्स फ्रॉड की डेफिनेशन आप सारा कुछ थोप रहे हैं बिजनेसमैन के कि वो आप उस पर चार्ज शीट लगा देंगे, अगर और उसने बेगना साबित होना है तो वो बिजनेसमैन साल में 3 दफ़ा पॉलिसी को तब्दीली किया गया, 2 करोड़ से 10 करोड़ से 5 करोड़ 2 करोड़ तक ले 3 दफ़ा तब्दील हुआ, इसी सारा साल फिर ऐसे ही चलेगा? नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है कि न जब भी आप कोई अच्छी स्कीम लाएंगे या अट्रैक्टिव स्कीम लेके आएंगे, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ लेके आएंगे तो देन हमारा बिजनेस जो है ना प्रमोट होगा, उससे इकानमी प्रमोट होगी। आप नहीं समझते हमारे जो ऊपर बैठे हैं बजट बनाने वाले हैं, कानून बनाने वाले हैं, हमारे ज़मीनी हक़ाइक़ का या मौजूदा हालात का उनको इल्म नहीं है? इल्म है लेकिन करना नहीं चाह रहे। देखिए पहले भी मैंने 1-2 प्रोग्राम आपके साथ किया तो मैंने कहा था अगर टैक्स फ्रॉड को रोकना है तो इनपुट की एडजस्टमेंट खत्म कर दें, फिक्स टैक्स में ले आएं, सिंगल टैक्स पे ले आएं, सिंगल डिजिट पे ले आएं, डबल पे ले जाएं, टैक्स में होता भी उतना ही जमा 4-5% जमा होता है। तो बिजनेसमैन के लिए भी आसानी होगी, टैक्स कलेक्शन भी अच्छी होगी। एक तरफ तो आप टैक्स रेट बढ़ा रहे हैं कि हमने टैक्स कलेक्शन करनी है, हमने लोगों से टैक्स लेना है, दूसरी तरफ साथ साथ जो है ना अपने अखराजात भी बढ़ा रहे हैं। देखिए मैं देख रहा था कि प्रेसिडेंट हाउस के 62% एक्सपेंस जो है ना इंक्रीज़ हुए हैं। वज़रा का जो 3 रुपये था 1 किलोमीटर पे जो उसको लॉस मिलता है उसको 25 रुपये कर दिया गया। 10 रुपये था, 10 रुपये था, 10 से 25 यानी 150% बढ़ा दिया गया है। जब अब कलेक्शन आपने बढ़ाई है 9,000 से 12,000 पे लेके गए हैं तो एक्सपेंस तो आप उसके 1.5 गुना ज़्यादा कर दिए। किफ़ायतशारी वाला ये बजट नहीं है, किफ़ायतशारी वाला बजट नहीं है, ये अवाम पे बर्डन है। अगर अवाम को रिलैक्स करेंगे तो टैक्स कलेक्शन अच्छी होगी, बिजनेसमैन को रिलैक्स करेंगे तो टैक्स कलेक्शन अच्छी होगी, इकानमी हमारी अच्छी होगी। मामला दूसरा भी ना, हुकूमत भी मजबूर होती है। अगर अब टैक्स का दाव को भी लगाया जाए, अब सूद की अदायगी करें तो हुकूमत के पास वफाक के पास रह क्या जाता है? NFC दें, सूबों को जो NFC अवार्ड दिया जाता है हिस्सा दिया जाए तो उसके बाद वफाक तो खाली है, तो फिर वो कर्जे ही लेगी, मजीद कर्जे लेने के लिए कर्जा उतारने के लिए कर्जा लेना है तो बाज़ का घर का मैं अगर सरबराह हूँ तो मेरे सर अगर कोई कर्जा है तो मैं कोशिश करता हूँ अपने एक्सपेंस को रिड्यूस करूँ। यहाँ पे एक्सपेंस कर्जा उतारने के लिए मेरी प्लानिंग हो कि मैं अगर 100 रुपया डेली कमा रहा हूँ तो मैंने उसमें से 20 रुपये के कर्जे के देने हैं, 30 रुपये मैं एक्सपेंस कर लेता हूँ, 50 रुपये मेरे पास सेविंग होनी चाहिए जो मैं वहाँ पे अपने घर पे खर्च कर। राणा साहब 9,775 अरब रुपए का हमने सूद की अदायगियाँ करनी है, हमारी टैक्स आमदन 9,500 समझ लो है, तो इसका मतलब 76 साल में हमने 132 अरब डॉलर जो अदा करने हैं और अंदरूनी बैरून कर्ज़ों को लगाया जाए 80,000 अरब रुपये बनते हैं। फिर 76 साल में हमने ये भी जवाब देना चाहिए ना, आज जो सूद की अदायगियाँ कर रहे हैं हम तो उतनी तो हमारी आमदन नहीं है, फिर वो पैसा गया कहाँ सारा? बिल्कुल ऐसा ही है। देखें ये जब हम अपने एक्सपेंस बढ़ाएंगे, अपनी जो सुपरमेसी हमारे ऊपर प्रेसिडेंट है, वज़ीर आज़म है, असम्बली है, सेनेट है और ब्यूरोक्रेसी है, उनकी मरात हम देंगे फ्री और वो बर्डन अवाम पे डालेंगे। हम कहेंगे तो सही टैक्स कलेक्शन कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ हम टैक्स कलेक्शन तो अवाम पे बर्डन डाल रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी बढ़ा रहे हैं, अवाम पे बर्डन डाल रहे हैं, पर यूनिट इतना करेंगे, लेकिन हर कंडीशन हर बर्डन अवाम पे डाला जा रहा है, अपने आप पे क्यों नहीं डाल रहे, अपने एक्सपेंस क्यों नहीं रिड्यूस कर रहे? उनको ये रिड्यूस करने पड़ेंगे। 2.5 लाख का एक बंदा मकरूज़ है पाकिस्तानी, तो हमें ये भी बताइए हर बंदे आमदन कितनी है? आमदन जब आप हम 9,500 की आमदन है तो फिर सूद उससे ज़्यादा है, फिर हम तो आमदन में तो सिफर है। वही 25,000 आप सैलरी ला लें, 30,000 लगा लें, 3,60,000 है, उसमें से उसने अपना घर भी चलाना है, इसको टैक्स भी देना है, तो 2.5 लाख वो कहाँ से पे कर पाएगा? इसीलिए गवर्नमेंट ने अगर देखें बिज़नेस को ईज़ करें, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ लेके आएँ, अपने एक्सपेंस जो है ना वो रिड्यूस करें और ब्यूरोक्रेसी की मरात जो है ना वो ख़त्म करें। एक अगर 3,000 बंदा 30,000 सैलरी लेने वाला खुद चल के जाता है तो 3 लाख लेने वाला क्यों नहीं चल के जा सकता? कुछ भी ना करें, जो टैक्स दे रहा है बंदा, जिस टैक्स के पैसे से आप सैलरी ले रहे हैं, कम से कम वो जो टैक्स की पैसे सैलरी ले रहा है वो टैक्स पेयर के साथ मुखलस हो।
हाँ ऐसा ही है। तो उसके लिए तो इंसाफ मुहैया करे, उसको तो एतमाद में ले। दूसरा यहाँ पे जो कंपैरिजन किया जाता है वो कहा जाता है जी जो सबसे ज़्यादा है वो सैलरी पर्सन टैक्स पे कर रहे हैं, वो अपनी पॉकेट से नहीं कर रहे। हमारे टैक्सेस की अमाउंट से उनको सैलरी दी जाती है और उसी सैलरी से उनकी डिडक्शन जो होती है। देखिए अगर वो उस हमारे टैक्स की अमाउंट से सैलरी ना ले रहे हों और उसकी डिडक्शन ना हो तो देन तो समझ आए कि वो ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं। सही बात। हमारे टैक्स में से उनको मराद दी जाती हैं, उसी में से उनको सैलरी दी जाती है और उसी टैक्सेस में से टैक्स काट डिडक्ट करके तो वापस ला के हम कहते हैं जी सैलरी वालों से हमने डिडक्शन ज़्यादा कर ली है। ये नहीं है। अगर यही सहूलियत कुछ थोड़े उनमें से 10% भी टैक्स देने वालों को दे दी जाए तो वो खुश होकर टैक्स पे करेगा। सही कह रहे हैं नईम साहब। हम टैक्स क्यों देते हैं वैसे? हर बंदा टैक्स क्यों देता है? इस मुल्क के लिए, कौम के लिए क्यों देता है टैक्स? ये सब इसका जो फिनोमिना है वो ये था कि पूरी कौम अपना अपना हिस्सा डालेगी इस मुल्क के ख़जाने में, ट्रेजरी में, कि हम मिल के जो भी कौम है अपने मुल्क में जो एक डेवलपमेंट है उसमें अपना रोल प्ले करेंगे। जो गरीब तबका है उसको ऊपर लाने के लिए रैशन खुशहाली की तरफ जाएंगे। इसका रैशन यही है। देखें जब भी कभी आप किसी कौम की खुशहाली देखते हैं तो उसके पीछे आपको एक मेन रीज़न नज़र आएगी। लोगों ने टैक्स पे किया और प्रॉपर यूटिलाइज हुआ। जब कौम के अंदर ये चीज़ वो कंसीव कर लें, परसीव कर लें कि भाई मैं जो टैक्स पे कर रहा हूँ प्रॉपर यूटिलाइज नहीं हो रहा, तो इस वक्त जो हमारे मुल्क में वो टैक्स का पैसा है जो वो खर्च कहाँ होना चाहिए? अयूब साहब, एक तो जब भी आप बात कर रहे थे लोन की, लोन के इंटरेस्ट की, अल्लाह करे मैं दुआ करता हूँ कि ऐसा बंदा आए जो इस चीज़ को अनर्थ करे। क्या ज़रूरत थी लोन लेने की? उनका ऑडिट आज करवा लिया जाए लोन का, कोई जवाब किसी के पास नहीं होगा। नहीं सर, आपकी पूरी बिजनेस कम्युनिटी ने हमेशा टैक्स पे किया। आपका जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो तो बेचारा वो बंदा भी कर रहा है जो टैक्स कनेक्टर के दायरे में भी नहीं आता, जो बेचारा ज़कात ले रहा है वो भी टैक्स पे कर रहा है। अगर हर बंदे ने टैक्स पे किया तो फिर लोन क्यों लिया? इसका एहतसाब होना चाहिए। और अगर आज हम कहते हैं कि मैंने टैक्स कलेक्ट इतना किया और मैंने इतना इंटरेस्ट पे करना है, इतने लोन की, उसके जो इसका जिम्मेदार कौन है? सर आप मुझे बताएं, क्या मेरे टैक्स पे जो पेमेंट थी कोई ऐसी मुझे स्ट्रेटजी दिखाई गई कि मेरी एग्रीकल्चर में बेहतरी हुई है? क्या उन्होंने किसान की कमर नहीं तोड़ी? क्या उन्होंने मेरी इंडस्ट्री के ऊपर कोई बेहतर पॉलिसीज लेके आए? क्या उन्होंने एक्सपोर्टर को फैसिलिटेट किया? हाँ किया है, अभी टैक्स ज़्यादा लगा ये फैसिलिटेट किया है। सर ज़रूरी नहीं होता कि आप मुझसे टैक्स लेके कौम को खुशहाली की तरफ लेके जाएं। आप मुझे काम दें, बिजनेसमैन को अपॉर्चुनिटीज़ दें, बाहर से ऑर्डर लेके आएँ, उनको एजुकेट करें, उन्हें बताएं ये बिज़नेस कैसे करना है। हमारे अपने मुल्क की जो इन्वेस्टर हैं वो एतमाद नहीं करते हमारी पॉलिसियों पर, तो गैर मुल्की क्यों करें? सर रीज़न मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ यूबी साहब, हर वो बंदा जो चाहता है कि मैं बिज़नेस करूँ वो सबसे पहले समझता है कि क्या उस स्टेट में रूल ऑफ लॉ है। अगर मेरे साथ कोई नाइंसाफ़ी होगी तो क्या मुझे इंसाफ मिलेगा? उसको यकीन दिला दें। उससे आप 50% टैक्स चार्ज कर लें यूबी साहब, उसको यकीन दिला दें कि इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ है, वो 50% टैक्स पे करके आपके मुल्क में बिज़नेस करना चाहेगा। रीज़न क्या है? उसे पता है कि यार जो भी टैक्स पे करूँगा मैंने उसको पार्ट ऑफ कास्ट या उसके मुल्क के लोगों के जो उनका लाइफ स्टाइल मैंने मुताबिक उसको चार्ज कर लेना है। लेकिन उसके प्रोटेक्शन क्या मांग रहा है वो, कि अगर वहाँ पे मेरे बिज़नेस को कोई ऐसा नुकसान पहुँचा तो वहाँ पर जो कानून है, वहाँ की जो अदालतें हैं वो मुझे इंसाफ देंगे। अच्छा नईम साहब, टाइम ख़त्म हो जाएगा प्रोग्राम का। मैं छोटे सवाल, आप समझते हैं जो जितने भी शिक्के हैं इसमें कानून में फिनांस एक्ट 2024 में तब्दीलियाँ की गई हैं, हाई कोर्ट में भी चैलेंज हो सकती हैं, इस साल में लिटिगेशन कम होगी या ज़्यादा होगी, आप क्या समझते हैं? तो जी सर मैं समझता हूँ कि इन्होंने एक गेट ओपन कर दिया लिटिगेशन का, उन्हें समझ ही नहीं आ रही। इसका मतलब इस साल में फिर लिटिगेशन सबसे ज़्यादा होगी। हमने पिछले 10 साल से हम एक सेक्शन के ऊपर काम कर रहे थे हाई कोर्ट में, वो था सेक्शन 25, वो था इनकम टैक्स का 177। वहाँ पे क्या था कि ये डिफाइन किया जाए कि आपने मेरा ऑडिट कैसे करना है। क्या ये तो नहीं कि ऑफिसर में ऐसा नाराज हो गया और उसने मेरा ऑडिट कॉल कर ली है, उसके पीछे रैशनल ये था। अब इस साल बड़ी मुश्किल से कोर्ट्स ने एक मैकेनिज्म सेट किया कि भाई ऐसे आप ऑडिट करेंगे। इन्होंने काम नहीं मानते, हम कोर्ट की इंटरप्रिटेशन नहीं मानेंगे, हम अपनी मर्जी करेंगे। इन्होंने कहा कि भाई अगर कमिश्नर साहब कोई रीजन दे दें कि ड्यू टू दीज रीजंस मैं आपका ऑडिट करना चाहता हूं, तो उसका ऑफिसर उसका ऑडिट ओपन कर देगा जब चाहे। अब मुझे बताएं वो जो रीजंस हैं उनका क्या पैरामीटर है? अच्छा जी, उसने रीजन दे दी, उस रीजन के ऊपर कोई ऐसा बंदा है जो उसको मॉनिटर कर रहा है कि कमिश्नर साहब ने नोटिस इसका किया, ऑडिट का नोटिस इसको अलाउ किया कि इसका ऑर्डर करें, उसके पीछे क्या रैशनल था, क्या वजूहात थी? मैंने सर पहले गुजारिश की है, अगर कहते हैं कि आपका टैक्स सिस्टम बेहतर हो जाए, ये सब अगर आपने ATIR के ऊपर एक कमेटी बिठा दी
कि हमने उन मेंबर्स को मॉनिटर करना है कि वो अपने ऑर्डर कैसे पास करते हैं। अगर किसी का ऑर्डर एक तो गलत भी हो गया तो उसको डिसमिस कर दिया जाएगा। तो एफबीआर के अफसरान को क्यों नहीं किया जा सकता? अगर गलत असेसमेंट होती है, गलत को नोटिस होता है, गलत वो साबित होता है बंदा, उसको OSD जिस तरह बनाया गया, कुछ लोगों को बनाया भी गया, लेकिन उनकी मरात और उनके अलाउंस तो वही हैं जो उनको मिल रहे हैं। देखें, OSD बनाना ये भी अच्छा अमल नहीं है। जिसे आपने कहा उसको सैलरी पूरी मिल रही है, उसको पद सारे मिल रहे हैं, इंसेंटिव सारे मिल रहे हैं, फिर काम क्यों नहीं कर रहा? उसको काम करना चाहिए, उससे काम लेना चाहिए। बात यह है ये भी साहब, आपने एक कंस्ट्रक्टिव जॉब करनी है, उनसे काम लेना आपने, उसके ऊपर आप एक ऐसा चेक, मसलन मैं आपको बता देता हूँ, मैंने नंबर ऑफ ऑफिसर को जानता हूँ जिनका एक मोटो है, एक रैशनल है, अगर आप मेरी बात नहीं मानोगे मैं टैक्स लगाऊंगा। मैंने ऑर्डर्स देखे हैं, वो लोग कहते हैं सर मैंने अपना रिकॉर्ड दिया, मेरे पास देखिए एक्नॉलेजमेंट है, मैंने अपनी एक्नॉलेजमेंट जमा करवाई है उनको, ये मेरे पास एविडेंस है, मुझसे मिल गया ऑफिसर ने। ऑफिसर ऑर्डर में लिखता है कि मुझे रिकॉर्ड नहीं दिया। अब वो जो बंदा है जिसके पास एक्नॉलेजमेंट मौजूद है, जिसने 5, 7, 10 हज़ार की फोटोकॉपी का एक्सपेंस करके वहां पे जमा करवा के आया, उसका मदावा कौन करेगा? क्या आप ऐसा चेक एंड बैलेंस लगाया? मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जो से यूबी साहब ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर चाहते हैं कि आपका टैक्स नेट बढ़े, टैक्स कलेक्शन ज़्यादा हो और आपके टैक्स ऑफिसर्स प्रॉपर काम करें, तो फिर अगर कोई कंप्लेंट ऐसी आ जाए और टैक्स वहाँ पे गलत लगा दिया जाए, तो फिर उस ऑफिसर को हर वो काम उसके अगेंस्ट करें जो करना चाहिए। सही कह रहे हैं। अगर टैक्स पेयर का मुहासबा कर रहे हैं तो टैक्स कलेक्टर का मुहासबा। आयुबी साहब, आपका जो ऑफिसर है वो आम आदमी नहीं है, उसको हम उस जगह से गुजार के लेके आए हैं कि ये मेरी सोसाइटी का बेहतरीन पढ़ा लिखा आदमी है। अगर उसकी इल्म ने उसको वो अमल करने की तौफीक नहीं दी तो फिर उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। आप कहते हैं कि मैंने टैक्स पेयर को फ्रॉड की डेफिनेशन उसका क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनिशिएट करनी है, मैंने पेनल्टी डालनी है। जो अनपढ़ आदमी है, सादा आदमी है, तो पढ़े लिखे की सजा उससे डबल होनी चाहिए। सही कह रहे हैं शेख अदील साहब। आखिर प्रोग्राम टाइम खत्म हो जाता है, क्या तजावीज़ हैं? फिनांस एक्ट तो जो पास होना तो वो तो हो गया, अब मामला तो आगे भी चलाना है, लोगों को टैक्स नेट में भी लाना है, टैक्स पेयर को एतमाद में ही लेना है। हुकूमत को क्या हिकमत अमली अपनानी चाहिए? सर देखें, सबसे पहले ये है कि हुकूमत को टैक्सेस को कम करना चाहिए। वैसे तो अगर उन्होंने आवाम को सहूलत दी, देखें वही बात आ जाती है जैसे दोनों भाइयों ने कहा कि हम मराहत को कम करें, अपने सारे मराहत लेते हैं, अगर वो मराहत अपनी कम करेंगे तो एक्सपेंस कम होंगे, अगर एक्सपेंस कम होंगे तो हमारे तरफ कुछ बेहतरी आएगी। सबसे पहले तो अपनी मराहत को आप देखें ना, एक 10 रुपये किलोमीटर से 25 रुपये किलोमीटर पे चले जाना, 150 गुना इजाफा कर लेना इस चीज़ में। आप खुद को नसीहत, दूसरों को फजीयत। बिल्कुल, तो वो इस वजह से जो मामलात ख़राब हो रहे हैं, कम से कम हम उनको तो सही करें ना। चलो टैक्स तो जो लग गए सो लग गए। फिर जब दोनों भाइयों ने जैसे कहा कि हमारे जो टैक्स फ्रॉड की डेफिनेशन को इतना वाइडर कर दिया गया और पावर दे दी गई है एक ऑफिसर को कि वो जो चाहे जिस तरह चाहे कर सकता है। और सबसे बड़ी बात इसमें आप एक चीज़ और बोल रहे हैं कि इन्होंने हमारा एक स्टेप ऑफ द जो लिटिगेशन में हमारा कम से कम एक स्टेप माइनस कर दिया। अगर हम कमिश्नर अपील के पास जाते हैं तो हमें दूसरा स्टेप हासिल नहीं है टर्मिनल का, और अगर हम टर्मिनल की हमारी अपील चल रही है तो हमारे पास कमिश्नर अपील का ही हक नहीं। एक 4-5 लाख का केस है तो वो 50,000 तो फीस जमा करवाएगा हाईकोर्ट में, 30% उसको जमा करवाएगा। छोटा टैक्स पेयर है जो आया आपके पास कमिश्नर अपील के पास और उसने उसकी अपील रिजेक्ट कर दी या उसके अगेंस्ट फैसला कर दिया, अब उसके पास टर्मिनल का इख्तियार ही नहीं, वो जाएगा हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट ने मिनिमम फीस रख दी 50,000 रुपया। अगर और सेकेंडली 30% ऑफ दी जमा करवाने आपने लाइबिलिटी का। अब अगर बाद में आफ्टर डेट सब आगे भी आ जाए ना, अगर उसका हक में फैसला आ जाता है टैक्स पेयर के, तो वो कमिश्नर इतना ही कहेगा जनाब हम सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट में फिर सालों साल का हमारे देखें दिन ब दिन ये चीज़ों को मुश्किल अगर करते जाएंगे तो हमारा कैसे निज़ाम चलेगा। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करनी चाहिए। शेख अदील साहब आपका बहुत शुक्रिया, नीम खान साहब आपको बहुत शुक्रिया, राना साहब आपको बहुत शुक्रिया। नाजरीन, हमारे एक्सपर्ट की आपने गुफ्तगू सुनी। अगर आप टैक्स पेयर का मुहासबा करना चाहते हैं तो टैक्स कलेक्टर का भी मुहासबा करें। इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाने के बाद ही आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि मुल्क में खुशहाली आ सकती है। नाजरीन, मुझे प्रोग्राम में थोड़ा सा मेरे जहन में एक बात आई, वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। हमें 77 साल हो गए आज़ाद हुए, आज हम 80,000 अरब के तकरीबन मकरूज़ हैं। 9,500 अरब से ज़्यादा हमें सूद अदा करना पड़ता है। सिंगापुर दुनिया का खूबसूरत और तरक्की याफ्ता मुल्क जो 1968 में आज़ाद हुआ, और वो कौम सबसे निकम्मी कौम थी, चूहे खाती थी, बंजर ज़मीन दलदली ज़मीन थी वहाँ की, कोई काम नहीं करते थे, चोरी चकारी सिर्फ करते थे। जो मलेशिया के सदर अब्दुर्रहमान तिनको से कहा गया इनको आज़ाद कर दें, तो 126 अरकान थे पार्लियामेंट के, उस सब ने 126 ने उनके हक़ में फ़ैसला दिया। इन निकम्मों से
अपने आप को छुड़ाओ, जान छुड़ाओ, ये खुद मरें जिएँ, क्योंकि ये सारी ज़िंदगी कामयाब नहीं हो सकते। 1968 में आज़ाद होने वाला मुल्क 20 साल में वो तरक्की की मंजिल तय कर गया, दुनिया के नक्शे पे आ गया। जहाँ लोग पैसा लेके बैठे थे इन्वेस्टर, हमें कोई मौका मिले वहाँ इन्वेस्टमेंट करने का। वहाँ का ली कुयान जो कि वज़ीर आज़म बना, कोई अफलातून नहीं था, अरस्तू नहीं था, वो भी एक आम बंदा था जिसने उस कौम की, उस मुल्क की, उस मिट्टी की तकदीर को बदल दिया। आज सिंगापुर हम सब के सामने है। 20 साल में जो वो कुछ कर गया ली कुयान, क्या हमारे पाकिस्तान में वो मुमकिन नहीं है? हम मुसलमान नहीं, हम नहीं कर सकते? सब कुछ हो सकता है, लेकिन ये कौम को एतमाद में लेने के लिए, कौम के लिए आसानियाँ पैदा करनी चाहिए। अगर आप टैक्स निज़ाम को बेहतर करना चाहते हैं, पहले सबसे पहले आपको टैक्स पेयर को इज़्ज़त देना होगी। टैक्स पेयर को इज़्ज़त मिलेगी और अगर वो टैक्स का पैसा यूटिलाइज सही होगा जहाँ उसको होना चाहिए, जब चाहे टैक्स पेयर अपने पैसे का हिसाब मांगे, एहतसाब करना चाहे, तो हुकूमत बताने में कोई गुरेज ना करे, तो ये मुल्क पाकिस्तान भी 20 साल 76 साल में जो नहीं हो सका वो 5 साल में भी हो सकता है। जो 20 साल में ली कुयान अपने मुल्क की तकदीर बदल सकता है, तो पाकिस्तान उससे बहुत आगे है, क्योंकि ये मादनियात का, वसाइल का, हर चीज़ में सबसे आगे है। वहाँ तो बंजर ज़मीन थी, यहाँ का तो जो इलाका है सरसब्ज़ है, शादाब है, मादनियात के ज़खायर हैं, वहाँ तो कुछ भी नहीं था। अगले प्रोग्राम तक के लिए अफजल ईबी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। देखिए प्रोग्राम टैक्स और अवाम अफजल अयूबी के साथ।